मेरा नाम श्रद्धा है, 36 साल की हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में जो कुछ भी सहा है वो शायद किसी दुश्मन को भी न सहना पड़े। इन 8 सालों में मेरी सास ने मेरे हर दिन को एक सजा बना दिया। हर सुबह उनकी झुंझलाहट भरी आवाज से होती और हर रात उनके तानों की गूंज के साथ खत्म। मेरी नंद भी अपनी माँ का ही साथ देती, मानो मेरे दुख का मजाक उनके लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं था। सबसे बड़ा दर्द मुझे तब होता जब मेरी सास मुझे बांझ कहती। हर त्योहार, हर शुभ अवसर मेरे लिए एक नया जख्म लेकर आता। एक बार मैंने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत में कोई गंभीर कमी नहीं है और सुझाव दिया कि मेरे पति का भी परीक्षण हो। बस यही बात सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। मेरी सास आग बबूला हो गई। उनकी आंखों में मानो ज्वाला जल रही थी। उन्होंने चिल्ला कर कहा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब मेरे बेटे पर उंगली उठा रही हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि औरत होकर भी एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। मैं चुप रही, लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। जब मेरी शादी को 2 साल हुए थे, तब मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति कभी भी वैसा नहीं था जैसा एक पति का होना चाहिए। वह हमेशा एक दूरी बनाए रखते थे, एक ऐसी दूरी जो नज़दीकियों की हर कोशिश को ठुकरा देती थी। मुझे बाद में पता चला कि वो किसी और से मोहब्बत करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें मेरे साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें खुश रखने की, खुद को उनकी पसंद के अनुसार ढालने की, उनके करीब आने की, लेकिन मेरी हर कोशिश अधूरी रह गई। उनकी बेरुखी ने धीरे धीरे मेरे दिल को सुन्न कर दिया। जब 2 साल गुजर गए और हमारे घर कोई किलकारी नहीं गूंजी, तो जैसे सारी नाराजगियां, सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया गया। डॉक्टर से मिलने पर जब ये कहा गया कि मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं है और पति का परीक्षण होना चाहिए, तो मेरे सामने एक और तूफान खड़ा हो गया। न सिर्फ मेरी सास, बल्कि खुद मेरे पति ने भी इस बात पर गुस्सा किया। उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे चुप करा दिया। उस दिन मैं सचमुच खामोश हो गई, बाहर भी और अंदर भी। मैंने अपने दिल में वो बात दबा ली और फिर अगले 6 साल बस यही सुनते सुनते कट गए कि मैं मां नहीं बन सकती। हर ताना, हर इल्जाम मेरी आत्मा में चुभता था। और जब एक दिन मेरे पति ने साफ कह दिया कि वो दूसरी शादी करने का मन बना चुके हैं, तो जैसे मेरी दुनिया ही हिल गई। सौतन का ख्याल भी मेरी रूह तक को कंपा देता था। मैं खुद से सवाल करती थी, क्या मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी? अपने आसपास मैंने सौतन की ना जाने कितनी कहानियां सुनी थी। हर किसी ने मुझे एक ही बात समझाई थी, कभी भी अपने पति को दूसरी शादी की इजाजत मत देना, वरना दूसरी औरत तुझे तेरे ही घर से बेदखल कर देगी। लेकिन मैं तो पहले ही इस घर में क्या थी? सौतन के बिना भी मेरा कोई दर्जा नहीं था। एक पत्नी होकर भी मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। बस हर किसी की बात मानना, सबके लिए खाना बनाना और हर ताना चुपचाप सुन लेना ही मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। फिर जब मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। मेरा वही पति, जो मुझसे आंख मिलाने तक से कतराता था, जिसकी हर बात में शिकायत और ताना छिपा होता था, अचानक से बदला बदला लगने लगा। अब जब वो घर लौटते तो कभी मेरे लिए गर्मागर्म पकोड़े लाते, कभी समोसे, तो कभी मिठास से भरी जलेबी। वो मुझसे बात करने लगे, मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगे। उनके इस बदले हुए रवैये ने मुझे उलझा दिया। मैं सोच में पड़ गई, क्या ये वही इंसान है जो कल तक मुझे नजरअंदाज करता था? क्या वाकई में कुछ बदल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक और खेल है जिसकी चाल मुझे समझ नहीं आ रही? मुझे एक पल को लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। मेरी उन अनगिनत प्रार्थनाओं में से कोई तो मंजूर हो गई होगी। औलाद तो नहीं मिली, लेकिन लगा कि शायद जिंदगी ने थोड़ी राहत दे दी। सास और नंद की नफरत, तानों और तिरस्कार के बीच जब मेरा पति मुझसे ठीक से बात करता, तो मेरा दिल थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून महसूस करता। वह अब मेरे लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता, मौसम के हिसाब से कपड़े लाकर देता और कभी कभी शॉपिंग पर भी ले जाता। हमारी हैसियत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका ये छोटा सा ध्यान भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने भीतर एक नर्म सी उम्मीद महसूस की कि शायद अब चीजें धीरे धीरे बदलने लगी हैं। फिर घर में छोटी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई व्यस्त हो गया, लेकिन मेरी सास ने साफ शब्दों में कह दिया, तू कुछ भी मत छूना। तेरे हाथ लगे तो मेरी बेटी की किस्मत भी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती तेरी मनहूस छाया इस घर की दूसरी बेटी पर पड़े। उनकन की ये बातें मेरे सीने में किसी नश्तर की तरह उतरती थीं। ऐसा लगता जैसे हर खुशी के मौके पर मेरी सास को ये तय होता कि मुझे दुख पहुंचाना ही है। जैसे मेरी मौजूदगी ही उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी।
जब सब खुश होते मैं खुद को और भी अकेला महसूस करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे हर त्योहार, हर खुशी एक और ताने का बहाना बन जाता था। मेरी छोटी नंद कभी मुझसे बेहद सहजता से बात किया करती थी। उसका स्वभाव शुरू से ही थोड़ा नर्म था, बड़ी नंद जैसी कटुता उसमें नहीं थी। लेकिन अब वो भी बदल चुकी थी। जब मैं उसके पास से गुजरती तो वो बिना मेरी तरफ देखे आगे बढ़ जाती, जैसे मेरी मौजूदगी ही उसे बोझ लगती हो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि उसकी भी सोच को जहर से भर दिया गया है। शायद मेरी सास ने उसे वही पुरानी बातें दोहराई कि इस मनहूस औरत की परछाई भी तुम्हारी जिंदगी पर नहीं पड़नी चाहिए। मेरी सास मेरी हर छोटी छोटी खुशी को निगल लेने को तैयार बैठी रहती थी। अब नंद की शादी की तैयारी में पूरे घर में चहल पहल थी। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, सबका शोर था, सिवाय मेरे दिल की आवाज के, जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन जब गहने निकाले जा रहे थे, मेरी भी नजर उन पर चली गई। सुनहरी चूड़ियाँ, भारी नेकलेस सेट, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मुझे बचपन से ही सोने के गहनों का बहुत शौक था, और शादी के वक्त जो कुछ मेरे हिस्से आया था वो भी मेरी सास ने ये कहकर वापस ले लिया था कि ये घर की विरासत है। अब वही गहने, जिन्हें मैंने सिर्फ एक बार अपनी हथेली पर महसूस किया था, मेरी नंद को दिए जा रहे थे, और मेरी सास सबको गर्व से दिखा रही थी, जैसे कह रही हो, देखो ये सब मेरी बेटी के लिए है। मैं बस दूर खड़ी देखती रही, मुस्कुराने की कोशिश करती रही ताकि मेरी आंखों की नमी किसी को दिखाई न दे। लेकिन अंदर से मैं उस लड़की की तरह महसूस कर रही थी जिसे किसी दावत में बुलाया तो गया हो, लेकिन खाने की मेज से दूर बैठा दिया गया हो। वो गहने जो कभी मेरे थे, मेरे नाम पर बनवाए गए थे, मेरे सुहाग की पहचान थे, आज किसी और की झोली में डाल दिए जा रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिल से जैसे लहू टपकने लगा। वो सिर्फ गहने नहीं थे, वो मेरी पहचान, मेरी हकदारी और मेरे रिश्ते की निशानी थे। मैं अपने दर्द को समेटते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहां पहुंचकर खुद को रोकना मुश्किल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं रोती रही, इस सोच में कि क्या वाकई इस घर में मेरा कुछ भी अपना नहीं बचा। तभी मेरे पति कमरे में आए। मैंने झटपट अपने आंसू पोंछ लिए, चेहरा दूसरी ओर कर लिया। लेकिन शायद वो सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या तुम रो रही थी? मैंने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिनकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। तुम फिक्र मत करो, उन्होंने कहा, मैं अब कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मुझे अब समझ में आया है कि तुम क्या महसूस करती हो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उनके शब्द मेरे दिल में उतरते चले गए। मेरे पति ने जब मुझसे कहा, अगर तुम दूसरी शादी को लेकर परेशान हो तो ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, तो मेरे भीतर जैसे एक भारी बोझ हल्का हो गया। क्योंकि यह वही इंसान था जिसने न जाने कितनी बार मेरे सामने दूसरी शादी की बात कही थी। हर बार जैसे मेरे दिल पर हथौड़ा पड़ता था, लेकिन आज वही इंसान मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, अगर आप सच में मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, अगर अब आपको मेरी परवाह है, तो क्यों न हम दोबारा से इलाज शुरू करें। शायद अब भगवान हमें भी कोई खुशखबरी दे दे। आप भी तो जानते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि कमी सिर्फ मेरी नहीं। मैंने रुककर सांस ली, फिर कहा, सासू माँ हमेशा मुझे ही दोष देती हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कुछ जटिलताएं हैं, पर इलाज संभव है। अगर आप साथ दें तो शायद ये मुमकिन हो सके। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो जो पल भर पहले सहानुभूति से भरे लग रहे थे, अचानक ठंडे और बेरुखे हो गए। उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे कहा, अब इस इलाज की बात दोबारा मत करना, बहुत महंगा हो गया है। अब ये सब हमारे बस की बात नहीं। उनकी बात सुनकर जैसे किसी ने फिर से मेरी उम्मीदों को कुचल दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, एक एक दवा हजारों की आती है। जब मेरे पति ने ये शब्द कहे तो मैं कुछ देर के लिए सुन रह गई। क्या औलाद से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है? क्या माँ बनने की उम्मीद से ज्यादा कीमती कुछ और होता है? लेकिन नहीं, वो न तो इलाज करवा रहे थे और न ही अब दूसरी शादी का नाम ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोच क्या थी। पहले तो सालों तक एक ही बात दोहराते रहे कि वो दूसरी शादी करेंगे, घर में वारिस चाहिए, और मैं उन्हें वो नहीं दे पा रही। उनके पास तो बहाना भी मजबूत था, एक ऐसी वजह जिसे समाज भी गलत नहीं कहता। अगर वो चाहते तो आराम से दूसरा रिश्ता जोड़ सकते थे। मुझे फर्क पड़ता, मेरी जिंदगी बदल जाती,
लेकिन उन्हें तो शायद हर हाल में फायदा ही होता। मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाती थी। इन्हीं सवालों से घिरी, दिल में भारीपन लिए मैं कब नींद की आगोश में चली गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर से ढोलक की थापे और हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। घर शादी की रौनक से चमक रहा था, लेकिन मेरा मन बुझा हुआ था। मेरी नंद की मेहंदी की रस्म थी और घर के हर कोने में तैयारियों की गूंज थी, सिवाय उस कोने के जहां मैं थी। मुझे एक बार फिर रसोई तक सीमित कर दिया गया था। मेरा काम सिर्फ खाना बनाना, चाय देना और पीछे रह जाना था। जैसे इस घर की बहू नहीं, बस एक काम करने वाली हूँ। फिर वो पल आया जब दुल्हन को मेहंदी लगाई जानी थी और तभी एक उम्रदराज औरत ने मुझे बुलाया। उसकी आवाज में अपनापन था। आओ बहू, अपनी नंद को मेहंदी लगाओ। आखिर तुम भाभी हो उसकी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी सांस तिलमिला उठी। वो औरत पर बरस पड़ी। तुम्हें नहीं पता ये औरत मनहूस है। इसका साया भी न पड़े मेरी बेटी पर। वो औरत कुछ पल खामोश रही, फिर उसने सासू माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मनहूस? और किस बात की? क्या औलाद न होना किसी का कसूर होता है? ये बहू है, इस घर की इज्जत है, भले ही तुम इसे न मानो। और अगर आज घर में खुशियां हैं तो उस पर इसका भी हक है। हर इंसान को खुश रहने का हक होता है, चाहे उसकी गोद भरी हो या नहीं। फिर वो पलटी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, सम्मान था और बोली, बहू तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। मत समझो खुद को कम और किसी का बोझ मत उठाओ। वो अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई थी। मैं नहीं जानती वो औरत कौन थी, उसका चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जो बातें वो कह गई उसने मेरे दिल को छू लिया। शायद उसी बात ने मेरी सास की आत्मा में आग लगा दी थी। वो गुस्से से तमतमाई हुई मेरी तरफ लपकी और जैसे बरसी पड़ी। एक तो तू बंजर जमीन है जिस पर कोई फसल नहीं उगती, उसने चीखते हुए कहा। ऊपर से तूने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है कि दूसरी शादी का नाम सुनते ही कांपने लगता है। कितनी लड़कियां देख रखी है मैंने उसके लिए, जवान, सुंदर, काबिल, वो तो तुझसे कहीं बेहतर है। मेरा बेटा तो हीरा है और तू तो उसके लायक भी नहीं। हर एक शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहा था। वो यही नहीं रुकी। लोगों की मौजूदगी में, सबके सामने, उसने मेरी ओर इशारा करके कहा, मैंने आज तक जितनी भी बांझ औरतें देखी हैं, सबकी शक्ल खुदा बिगाड़ देता है, और तेरी तो अब पहचान तक मिट चुकी है। देखो इसे, कैसी लगती है अब। फिर उसने एक हाथ हवा में उठाया और जोर से बोली, सुन लो सब लोग, मैं आज सबके सामने कसम खाती हूँ, अगर 1 महीने के अंदर मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी न करवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। उसका ये ऐलान सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास, जो सालों से मेरे जीवन की एक स्थायी परछाई बन चुकी थी, आज खुलेआम मेरे रिश्ते और मेरे वजूद को ललकार रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बेइंतहा रोना शुरू कर दिया। मेरी सास और नंद दोनों ने मेरी जिंदगी को इतना परेशान कर रखा था कि लगता था कोई भी सुख मुझे मिलना नामुमकिन है। मैं खुद से सवाल करती रहती थी, आखिर कुदरत ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं बदसूरत नहीं थी, बल्कि ठीक ठाक खूबसूरत थी, पर मेरी सास को मेरी हर अच्छी बात भी कमजोरी लगती थी। रो रो कर मैं थक गई और आखिरकार सो गई। शादी के 1 हफ्ते बाकी थे। अभी तक दूर दराज से कोई मेहमान नहीं आए थे, वे तो शादी वाले दिन ही आने वाले थे। घर में केवल मेरी सास, मेरी नंद, मेरे पति और मेरा देवर ही थे। खाना बनने के बाद सभी पुरुष बाहर टहलने चले गए। घर में सिर्फ हम महिलाएं थीं कि अचानक से 4 नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनकी आंखों में सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। वे सीधे हमारे ओर बढ़े और बिना किसी इजाजत के धमकी दी, तुम्हारे पास जो भी नकद, गहने हैं, जो कुछ भी शादी के लिए रखा है, सब हमें तुरंत दे दो। मेरी सास उनकी बात सुनते ही आग बबूला हो गई। उसने कड़क आवाज में कहा, मेरी बेटी के लिए जो गहने बनवाए गए हैं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। ये उसकी खुशियों की निशानी है और मैं इसे किसी को नहीं सौंप सकती। उन नकाबपोशों ने कड़क स्वर में धमकी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो हमें सब कुछ सौंप दो, वरना हम सबको मारकर चले जाएंगे। मेरी नंद, जो दुल्हन बनने वाली थी, घबराकर अपनी माँ से बोली, माँ, अब बहस करने का समय नहीं है, जो मांग रहे हैं वो दे दो। उन्होंने गहने उठाए और बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी उनकी निगाहें अचानक मुझ पर पड़ी। मैं रसोई में थी, इसलिए वे मुझे देख नहीं सके, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, उनकी नज़र मुझ पर गई।
फिर आपस में कुछ कहकर वे अचानक वापस आए और मुझे जोर से खींचकर कमरे की ओर ले जाने लगे। मेरे लिए यह पूरी तरह से कयामत की तरह था। चारों डाकू बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मेरी मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी चीख न निकले। मेरी सास ने अपनी बड़ी बेटियों से कहा, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मेरी नंद जो दुल्हन बनने वाली थी, पहले ही कमरे में बंद थी। बाकी मेरी 3 बड़ी नंद थीं, जिनकी उम्र अधिक थी और जो थोड़ी मोटी भी थी। शायद यही वजह थी कि उन चारों डाकुओं को वे पसंद नहीं आई। उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और शायद मैं ही उनकी पसंद बन गई थी। मेरी नंद अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई थी। मेरी सास ने पूरी ताकत लगा दी मुझे छुड़ाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन चारों में से एक ने अचानक मेरे सास के सिर पर कोई तेज चीज से वार कर दिया। उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। मेरी सास दर्द से चितकबरा कर जमीन पर बैठ गई। अपने सिर को पकड़ते हुए बार बार यह गुहार लगाती रही, भगवान के लिए तुम सब इस घर से चले जाओ, हमारी इज्जत पर वार मत करो। मगर मेरी सास के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। शायद उन्हें अपने बेटे की इज्जत की फिक्र थी। मोहल्ले में तो ये बात फैल चुकी थी और उन्हें डर था कि लोग उन्हें क्या कहेंगे। मेरे लिए हर रास्ता बंद सा लग रहा था। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति और देवर जल्दी घर लौट आएं, लेकिन वे देर से आए। वे चारों मुझे जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गए, फिर अचानक वे वहां से भाग निकले। मेरी नंद ने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया था। सब लोग घर पर जमा हो गए। मेरी सास मेरे पास आए और बहुत सख्ती से मुझसे कहा, खबरदार, तुमने इस बात को किसी से भी मत बताना, अपने पति से भी नहीं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर बाहर ये बात फैल गई तो मेरा बेटा किसी के सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे लिए तो जैसे जमाना ही धराशायी हो गया था। सास की बातें मेरे कानों में नहीं घुस रही थी और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दिल को जो दर्द हुआ था वह बयां करने से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा कलेजा ही बाहर निकाल दिया हो। मगर मेरी सास को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। एक औरत होने के नाते मेरी सास और नंद तक भी मेरी पीड़ा समझ नहीं पाई। हमने इस दर्द को दिल में छुपा रखा था, किसी को कुछ नहीं बताया। पूरे 1 महीने तक घर में डाकुओं का आतंक चला, जो गहने चुरा कर ले गए। शायद किसी ने चुगली कर दी थी कि यहाँ शादी है और गहने रखे हुए हैं। मेरी सास, जो हर आने जाने वाली औरत को अपने मनोरंजन के लिए गहने दिखाती रहती थी, उनमें से किसी ने यह बात बाहर बता दी। मेरे लिए तो जैसे जिंदगी थम सी गई थी। मैं जिंदा लाश बन गई थी। बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। मेरे पति ने मेरी पूरी देखभाल की कोशिश की। फिर मेरी नंद की शादी हो गई, लेकिन घर का माहौल जैसे सांप सूंघ गया हो। सबकी खुशी मिट्टी में मिल गई थी और सारा दोष मुझ पर मर दिया गया कि मैंने उनकी खुशियों पर बुरी नजर लगाई है। मेरी अंदर की जिंदगी खत्म हो गई थी। मेरे शरीर पर गहरे निशान पड़ गए थे, जिन्हें मैं अपने पति से छुपाती थी ताकि उन्हें मेरा दर्द न दिखे। लेकिन उन गहरे घावों और निशानों को मेरे पति के अलावा कोई नहीं देख सकता था। मैं जितना हो सके उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश करती रही। जो दर्द मैंने सहा वह हमारे दिमाग से कभी नहीं निकल पा रहा था। मेरी सास बार बार मेरे कान में गंदगी की बातें करती, कहती कि मैं अब इस घर की नहीं रही, घटिया हो गई हूँ और मुझे किसी भी सूरत में इस घर से निकाल ही दूंगी। लेकिन मेरे पति का साथ होने की वजह से वह अपना मन नहीं मना पा रही थी। एक रात मेरी सास आए और मुझसे बोली, तुम हमारे बेटे के लायक नहीं रही। बेहतर होगा कि तुम रातों रात ये घर छोड़ दो। इतने सालों से तुम्हारा मनहूस साया हमारे बेटे के सर पर है। एक तो बांझ हो, ऊपर से बदनाम भी हो गई। मैंने उनसे जवाब दिया, आप खुद सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तभी मेरे पति पीछे से आए। उन्होंने बस इतना सुना कि मैं कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। फिर माँ से कहा, इसे निकालने का सोच भी मत, यह मेरी बीवी है और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ ही बिताऊंगा। दूसरी शादी का सवाल ही नहीं। अब मेरी सास और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरी बातें सुनकर समझ लिया था कि मैं घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। 3 हफ्ते इसी चिंता और तकलीफ में बीत गए। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक दिन मुझे इतना अजीब महसूस हुआ कि खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच हो सकता है। जब मेरी हालत और बिगड़ने लगी, उल्टियां होने लगी, तो मेरी सास का चेहरा अचानक से बदल गया। वह और मेरी नंद एक दूसरे को देखकर अजीब सी नजरें मिला रही थी, जैसे कोई बड़ी बात छुपा रही हो। मेरे पति ने मुझे इस हालत में देखा और फौरन मुझे अस्पताल ले गया।
डॉक्टर की खबर सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी थी। मेरे लिए ये खुशी का पल नहीं था। मेरे पति का चेहरा भी अचानक से उदास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और मुझे गले से लगा लिया। रास्ते में उन्होंने मिठाई भी खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने सारे परिवार को इकट्ठा किया और बड़े गर्व से कहा, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। ये सुनते ही मेरी सास और नंद दोनों की सांसें अटक गईं। मेरी सास ने तंज कसा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता। उनकी यह बात सुनकर मेरे पति का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जवाब दिया, मैं 8 साल से इस घर में बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ और आज कुदरत ने मुझे खुशखबरी दी है। आप मेरी खुशी को क्यों कुचलना चाहती हैं? जब तुम्हें अपने दूसरे बेटों की खुशियों पर गर्व होता था तो मेरी खुशी पर शक क्यों करती हो? मेरे पति की यह बात सुनकर मेरी सास चुप हो गई, कोई जवाब न दे सकी। मुझे अब पूरा मामला समझ में आ गया था। जो सास हमेशा मुझे ताने देती थी, जो 8 साल तक मेरे बांझ होने की बात पर जोर देती रही, वही हादसे के बाद अचानक इस खुशखबरी को लेकर इतना बदल गई। सोचने वाली बात थी कि जो कुछ भी अब हो रहा था वह कितनी बड़ी साजिश थी। मेरी सास अब मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, जबकि पहले हर वक्त मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती थी। उनकी हर बात गलत साबित हो गई थी और जो आरोप वे मुझ पर लगाती थी, असल में उनका बेटा ही था जिसकी जिम्मेदारी मुझे संभालनी थी। मैंने सोचा कि अब अपनी सारी सच्चाई उन्हें बताऊंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझसे कहा, अपने पति से कुछ मत कहना। जो हो गया हो गया, अब बच्चे को संभालो। मेरा बेटा तो वैसे भी बांझ निकला है। वे कह रही थी कि कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, तभी भलाई है। मैं उनकी यह बातें सुन ही रही थी कि अचानक मेरे पति कमरे में आ गए। उन्होंने हम दोनों को कुछ कहे बिना वहीं से चले गए। मैं उनके पीछे पीछे कमरे में चली आई और उनसे विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सब कुछ बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा था। मेरे पति ने धीरे से कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ वह हादसा हुआ है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मैं चुप रहा और अपने होठों को सील कर रखा था। मुझे ये भी पता था कि मैं बांझ हूँ। 4 साल पहले डॉक्टर ने टेस्ट करवा कर कहा था कि मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, कमी मुझ में है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया, क्योंकि दूसरी शादी करने का कोई फायदा नहीं था। अगर दूसरी शादी करता तो ये राज सबके सामने आ जाता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा मेरा ही है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं एक हकीम से दवा ले रहा था। उस हकीम ने मुझसे कहा था कि 3 महीने के अंदर तुम्हारी संतान होगी। मेरे पति भी अजीब से अंदाज में बात कर रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि बच्चा उनका ही है, लेकिन वे खुद भी उलझन में थे कि असली मामला क्या है। मैंने कहा कि चलो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। हमने यही सोचकर कुछ वक्त बिताया। जब बच्चा हुआ और उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि वह सच में मेरे पति का ही है। हकीम की दुआओं ने असर दिखाया था। मैं उस भयावह हादसे को अब जैसे एक बुरा सपना मानकर भूल गई। मैंने सारी सच्चाई अपनी सास को बता दी। मेरे दिल को अब सुकून मिला कि मेरी गोद में मेरा पति का बच्चा है और मेरे पति भी इस बात से बेहद खुश थे। सास भी थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे पति से कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद मैं गंदी हो गई हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल देना चाहिए और बच्चा वे अपने पास रख लेंगे। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि उसने इतने साल मेरी सारी बातें छुपाई, तो क्या मैं उसकी एक बात भी छुपा नहीं सकता। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो हादसा हुआ वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन ये दुनिया नश्वर है और एक न एक दिन हम सबको इसे छोड़कर जाना ही है। हर किसी को पूरी दुनिया नहीं मिलती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।